चलो जी, आज शुरू करते हैं कल से आगे। कल हमने लास्ट बात कर ली थी कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। इन सब चीजों की हमने चर्चा कर चुके हैं अपन। ठीक है। और उन्हीं जीरो वेक्टर भी हमने देख लिया था लास्ट में, जिसका मैग्नीट्यूड 1 था। ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या था? इक्वल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड, और साथ साथ रिपीट करते जाओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम थे। उसके बाद में आया हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर के अंदर हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई है। ओके। उसके बाद पैरेलल वेक्टर आया है, जहां पे हमारा फोकस चला गया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे। डायरेक्शन जस्ट सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए कम ज्यादा हो, वो पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास में एंटी पैरेलल में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद आया कोलिनियर, एक ही लाइन में जो वेक्टर अवेलेबल हैं। और कोप्लेनर, जो कि हमारे पास एक ही प्लेन में होंगे। और वो हमने ये देखा था कि दो वेक्टर तो हमेशा ही एक ही प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर तो हमेशा ही एक ही प्लेन में होते हैं। और तीन वेक्टर के लिए तो एक ही प्लेन में हो भी सकते हो ना भी हो। तीन प्लेन के लिए एक ही वेक्टर में, एक ही प्लेन में हो भी सकते हो ना भी हो। उसके बाद में अपन ने बात करी जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है। उसके बाद ये शायद कौन से नंबर पे थे वो, 7 नंबर या 8 नंबर? कल जो था हमारा 7 था यार। 8 नंबर पे 0 था, तो अभी आज हमारा 9 नंबर है। यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। कैसा है? सुपर इंपॉर्टेंट। लिख देना इस पे, सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत अब तक के जितने भी वेक्टर पढ़े उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारा। और ये खैर हमारा बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है हमारे पास? यूनिट वेक्टर की जो नाम में भी समझ में आ रहा है, देखो हमको यूनिट वेक्टर, कल भी मैंने हिंट दे दिया था, किसी को याद है? मैंने यूनिट वेक्टर बताया था कि क्या चीज रहती है। जीरो वेक्टर के जस्ट बाद ऐसे बोल दिया था कि चलो मैं हिंट दे देता हूँ, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान अभी सर यूनिट वेक्टर। यूनिट्स, हाँ, इसके अंदर यूनिट्स आती है यूनिट में। यूनिट्स आती हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। यूनिट तो सब में ही आती हैं, फोर्स में भी आती हैं, वेलोसिटी में भी आती हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन, है ना, यूनिटी, इकाई, वन, है ना। तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर होता है वन। तो यहाँ सीधी सी बात आ जाएगी, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, या यूनिटी बोल लीजिए आप। यूनिटी जिसके ब्रैकेट में आप 1 डाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, वही हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी ये तो रहा यूनिट हमारा वेक्टर, और उसके आप मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगा देते हैं और इक्वल में लग जाएगा 1। और यहाँ हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, नोट कर लीजिए इसको, यूनिट वेक्टर। या फिर एक काम करते हैं, रुको एक बार, मत रुक जाओ एक बार, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास में कभी कोई ऐसा ए वेक्टर आ गया, कोई भी ए वेक्टर है, अगर मुझे ये यूनिट वेक्टर है ना, मैं बोल देता हूँ इफ ए इज यूनिट वेक्टर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना, तो अभी तक किसी भी वेक्टर को आप ऐसे दिखा देते थे येलो में। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते थे, उसके ऊपर एरो लगा देते थे। यूनिट वेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अलग से सिंबल बना दिया अपन ने, है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अलग से सिंबल बना दिया। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, और इसके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा देते हैं। और उसको पढ़ते कैसे हैं? ए कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कैप। ठीक है। ठीक है। ये अगर कोई भी वेक्टर ए है और अगर उसको अपन ने यूनिट वेक्टर बना दिया है, या वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो कैसे कब हो जाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड 1 होते वो यूनिट वेक्टर हो गया। इस तरीके से हमारा वो एक कैप बन जाएगा। इस तरीके से हमारा वो एक कैप बन जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास में। क्या होता है इसका? एक फॉर्मूला हमारे पास में, ए कैप निकालना हो कभी भी आपको, तो आपको क्या करना होता है, जो वेक्टर है ना ए वाला, वो ऐसे कैसे लिख दीजिए, और अपोन में उसका आप मैग्नीट्यूड लिख दो। क्या लिख दो? क्या लिख दो? मैग्नीट्यूड लिख दो। इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना, आपको मैग्नीट्यूड के लिए कल बात करी थी अपन ने, या तो आप मोड लगा दीजिए या फिर मोड एरो सब कुछ हटा दीजिए, वही हमारा क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसका न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे आपको, वो आगे बात करेंगे। और ये धीरे धीरे चीजें अभी समझ में आएंगी, क्योंकि नई चीजें ना काफी ज्यादा। पर ये सच बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ में रिवाइज करते हुए अगर चल लिए ना, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको, काफी आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़िया से मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं आए। बढ़िया चीज है।
तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते टाइम पे आप ए कैप यूज करेंगे और फॉर्मूला हो गया ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 है। इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 है। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुन के जवाब देना। अगर मेरे मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में अपन क्या करते थे, अगर कभी भी हमारे पास कभी भी इस तरह की कोई चीज होती थी कि अगर मेरे पास में किसी एक चीज को 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क पड़ता है कुछ? 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कुछ? नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कभी भी आप यूनिट चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर आपने किसी वेक्टर को, ध्यान से सुनना, इसी तरीके से कभी आपने किसी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर तो नहीं बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन उसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर आपने उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कोई भी जैसे फोर्स है और केवल ऐसा ही लिखा हुआ है 5 न्यूटन, ओनली 5 न्यूटन लिखा हुआ है, अगर अभी इसकी डायरेक्शन इसने दे नहीं रखी, अब हमको तो पता है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या किया, इसको साथ में किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताना, जब जब भी आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ में मैग्नीट्यूड तो 1 मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो 1 मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होता है। अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 1 हो जाएगा। और साथ साथ में डायरेक्शन तो आएगी कि नहीं आएगी? यूनिट वेक्टर की खुद की कोई डायरेक्शन थी? यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है क्या? होती है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद भी एक वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर क्या चीज है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मतलब डायरेक्शन तो है ना उसके पास। अगर आपने कभी किसी चीज को, यहाँ पर कोई मैंने फोर्स का यूनिट वेक्टर ले लिया एफ के, फोर्स का मैंने कोई यूनिट वेक्टर ले लिया एफ के, या किसी भी तरीके का कोई सा भी ले लिया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इस वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड 1। और साथ में इसमें डायरेक्शन भी है ना, इसमें तो डायरेक्शन भी है ना साथ में। एफ के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है। बताओ, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड के लिए तो 5 × 1 5 न्यूटन हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस 5 न्यूटन की बन जाएगी। वही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी? 5 न्यूटन की बन जाएगी। क्या समझ में आया? अगर अकेला कोई फिजिकल क्वांटिटी बैठा हुआ है बिना किसी डायरेक्शन के, तो अगर आप उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब ये समझ में आया, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर नोट कीजिए, यूनिट वेक्टर इज used to give direction to any क्वांटिटी, या फिर आप फिजिकल क्वांटिटी बोल दीजिए या कोई वेक्टर दे दीजिए, टू एनी वेक्टर समझ लो आप, जो कि बिना किसी डायरेक्शन के बैठा हुआ था, उसको हमने डायरेक्शन देने का काम कर दिया। किसकी हेल्प से कर दिया? ये हमने कर दिया यूनिट वेक्टर की हेल्प से। यूनिट वेक्टर से किसी भी चीज को डायरेक्शन दी जा सकती है। बताओ भैया, समझ में आएगी बात? इजी है, समझ में आ गई पक्के से। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देना। सही है। उसके अलावा हमारे पास में फॉर्मूला क्या है उसका? ए केप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, और डेफिनेशन क्या है? हुज मैग्नीट्यूड इज 1। बताओ जी, क्या है? समझ में आई बात? ठीक है ना। और इस चीज को तो हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। यूनिट वेक्टर के बाद हम एक और दो तीन चीजें और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास में आते हैं कुछ बेस वेक्टर। अपने पास में क्या है? बेस वेक्टर। ध्यान से सुनेंगे, इतना ज्यादा काम की चीज है, एक बार में समझ में आ जाएगी और कभी परेशान नहीं करेगी। बेस वेक्टर, बेस वेक्टर होते हैं हमारे पास में टोटल 3। क्या है? बेस वेक्टर होते हैं टोटल हमारे पास में 3। और वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा होता है आई केप। क्या है? आई केप, केप लगा दिया मैंने ऊपर, यूनिट वेक्टर है मतलब ये कोई ना कोई यूनिट वेक्टर है ना, आई केप। एक होता है हमारा जे केप और एक होता है हमारा के केप। कितने तरीके के यूनिट वो अपने पास बेस वेक्टर है? कितने तरीके के बेस वेक्टर है? 3 तरीके के बेस वेक्टर है। पहला क्या है? आई केप, दूसरा जे केप, और तीसरा के केप। अब ध्यान रखना, आई केप किसके लिए यूज हो जाता है? आई केप इज फॉर एक्स डायरेक्शन। अगर कभी आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई चीज लिखनी हो तो आप साथ में आई केप लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 5 न्यूटन फोर्स जो है वो इन
प्लस एक्स डायरेक्शन, ऐसे मेरे पास में कभी लिखा हुआ आ गया कुछ, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब समझा जाएगा, अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आप लिखेंगे 5 न्यूटन और साथ में यहाँ पे लगा देंगे आई के। अब अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप क्या समझ लेंगे, अगर आई केप लिखा हुआ दिख रहा है तो आप क्या समझ लेंगे, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर है, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अगर आपने एक्स लिखा, आई केप लिखा हुआ है तो एक्स डायरेक्शन में है। जे केप इज फॉर वाई डायरेक्शन, क्या है, जे केप इज फॉर वाई डायरेक्शन, और साथ में जो के केप है वो हमारा होता है जेड डायरेक्शन, क्योंकि 3D होता है ना अपना पूरा। आज तक तो आपने इस तरीके से पढ़ा है, आज तक तो आपने ऐसे पढ़ा है, ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। अब आप एक नई चीज और देखेंगे, जेड, 3D के अंदर पूरी बात करोगे आप, ठीक है। जैसे इधर आप माइनस एक्स लिख देते हो ना, जैसे यहाँ पे आपने माइनस वाई लिखा है, वैसे ये पीछे की तरफ हमारा माइनस का जेड होता है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा माइनस एक्स है और ये हमारा माइनस का वाई है और ये हमारा माइनस का जेड है। ध्यान से देखना अब यहाँ पे आके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब जब भी आप प्लस का एक्स लिखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा आई केप का डायरेक्शन, ये क्या है हमारा आई केप का डायरेक्शन। बताओ भाई, सही, एक्स डायरेक्शन को आप आई केप बोलेंगे। अच्छा, नेगेटिव चला जाएगा तो माइनस का आई केप बोलेंगे, नेगेटिव चला जाएगा तो माइनस का आई केप बोलेंगे। इसमें वाई वाले को क्या बोलोगे आप, प्लस का जे केप, और नीचे जो माइनस का जे है, माइनस का जो वाई है, उसको आप माइनस का जे केप बोल देंगे। बढ़िया बात है। जेड डायरेक्शन की तरफ जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, जेड की तरफ, जेड की तरफ हो जाएगा हमारा प्लस का के केप, ओके। और यहाँ जो पीछे जा रहा है वो माइनस का के केप। बताओ भाई, क्या ये समझ में आया, मुझे समझ में आया है, रिपीट करो फटाफट से। अगर मेरे पास में आई डायरेक्शन, आई केप लिखा हुआ है तो वो हमारा यूनिट वेक्टर है, किधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, किधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, सही बात है। जे केप आ जाए तो किधर है, वाई डायरेक्शन की तरफ, और के केप आ जाए तो जेड डायरेक्शन की तरफ। इतनी बात समझ में आई। चलो जी, अब एक, अभी जो मैंने बात बताई उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखे तो सोच के जवाब देना। ये जो आई केप है ये एक तरीके का यूनिट वेक्टर है, सही बात है, ये तो यूनिट वेक्टर है। इसकी आपने डायरेक्शन तो बता दी भाई, कोई भी वेक्टर का यूनिट भी होता, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका आपने डायरेक्शन तो बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में भी कोई नॉलेज है क्या, इसका नॉलेज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये बता सकते हो क्या आप, आई केप का मैग्नीट्यूड कितना है ये बता सकते हो क्या आप, हाँ फिर यह बताना। और मैं एक लाइन बोलूंगा उसी में इस बात का आंसर छुपा हुआ है, वापस क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में ही आंसर है, वो नहीं आती पहेली आती ना, बूझो तो जाने, पर्सन में ही आंसर, सोच के जवाब देना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई केप एक यूनिट वेक्टर है, इसका आपने डायरेक्शन तो बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए, ये क्वेश्चन था। अब इसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है, हाँ, इसी में आंसर है। और सबसे पहले सेंटेंस में ये, चलो ये और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले सर सेंटेंस है, क्या आई केप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक यूनिट 1 होता है यूनिट वेक्टर। ये देखो हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या लिखा है, ये लो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, डेफिनेशन यही है, a vector whose magnitude is 1 unity is known as unit vector। तो भाई जी, भाई साहब जी, ध्यान रखेंगे, आपको करना क्या है, जब भी हमारे पास में ये यूनिट वेक्टर आएंगे, इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सारे के सारे 1 हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ ना, क्या लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड, देख लो, सोच के जवाब देने वाली चीजें हैं, चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में चीजें ज्यादा घूमती कब हैं, जब मतलब पता है, पर क्या हम बता पा रहे हैं, हम दिमाग लगा पा रहे हैं, क्या हम सोच पा रहे हैं, सोचना शुरू करना है, इंटरेस्ट लो, मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, और मैंने ऐसे मोड भी लगा दिया, और ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और यही मैग्नीट्यूड किस चीज का भी है, 1 ही किसके लिए है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप भी यही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ के केप भी यही है, बिकॉज ये तीनों के तीनों भाई तो हमारे के सारे यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। बताओ बस, एग्री, समझ में आई, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज के अंदर। चलो जी, इसके अंदर अब आप नोट करना शुरू करो, इसकी अगर अपन लैंग्वेज लिखें तो ये आ जाएगा हमारा, देयर आर 3 बेस वेक्टर्स, देयर आर 3 बेस वेक्टर्स, ठीक है, आई केप, जे केप एंड के केप, और ये तीनों की डायरेक्शन लिख दी, ये तीनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया।
और एक बात और भी यहाँ जबरदस्त, ये एग्जाम्पल अगर मैंने दे दिया, चलो एक नोट लिखवाते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं आपसे। नोट क्या है, ऑल दीज बेस वेक्टर लिखने हैं आप, ऑल दीज बेस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो जी, इस बात का क्या मतलब है, इतना तो नोट कर लो आप। और इस बात का क्या मतलब है, ऑल दीज बेस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर ये क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या मतलब है इस बात का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परस्पर आपस में। जो कल बताया था आपको, वर्ड लिख लेना, इसको लिखा नहीं। हाँ जी, फिर ये क्या मतलब है, ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये एक्स वाई जेड जो यहाँ दिख रहा है ना हमको, एक एक्स है एक वाई, एक्स और वाई तो वैसे ही पैरेलल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता था। इस तरीके से जो हमने देखा है ना, ये देखो अगर आपको मेरी वो दिख रही है तो, मेरी फोटो दिख रही है क्या बढ़िया आपको, या आपकी दिख रही है, मेरी दिख रही है ना। तो ये देखो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसको, ये देखो, ये हमारा ये तीसरा आ गया है जो कल भी दिखा रहा था मैं, इस तरीके से जो होगा हमारा, ठीक है, ये वाला तीसरा है। तो ये तो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको किसी को भी कैसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, तो हमारे ये वेक्टर हो जाएंगे, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर। किसी को भी कर लो, ये एक ऊपर आ गया, दो प्लेन में आ गए, ठीक है। फिर एक बार इसको ऊपर कर लो तो ये दो प्लेन में आ जाएंगे हमारे वाले, ये दो प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो हमारे कोई से भी ये वाले दो प्लेन में आ जाएंगे, और ये वाला जो है हमारा आगे निकल गया है। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका और इसका बीच का एंगल देखोगे 90 डिग्री देखोगे, इसका और इसका बीच का देखोगे ये भी 90 डिग्री देखोगे। और हमारे पास में अगर इन दोनों के बीच का देख लिया अपन ने, तो ये दोनों के दोनों भी हमारे किस में आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, हमारे 90 डिग्री में आ जाएंगे। बताओ, इजी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी, जो भी हमारा एक्स वाई जेड है। हाँ, एक ही प्लेन में नहीं लेने, एक्स और वाई जेड तीनों के लिए फिक्स बना रखा अपन ने कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं ले सकते अब आप इसको। तो ये ऐसे नहीं ले सकते आप, ये बिल्कुल इसी के अंदर, बिल्कुल ऐसे कैसे नीचे की नीचे, ये नीचे के नीचे लेना गलत है। आपने ये एक्स बना दिया, ये वाई बना दिया, अब इसको जेड बनाना है, तो या तो ऐसे सामने से परपेंडिकुलर लगाओ, या फिर इधर से परपेंडिकुलर लगाओ, ठीक है। अब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, मतलब आपको एक बार में केवल दो ही दिखेंगे। फिर ये आपको ये नहीं दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तो वो छोटा सा डॉट दिख रहा है। इसको ऐसे करते अब ये दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये ब्लैक वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एक बार में अगर आप देखेंगे, ये एक बार में कोई सा भी एक ही दिख सकता है आपको, कोई दो ही दिखेंगे, 3D में दिखता है ये, ठीक है। तो ये है आपका जादू, यहाँ पे आपके ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना। वापस आते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ जो चीजें हमने पढ़ ली ये समझ में आ गया हमको। तो ये आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीन बातें याद रख लेना, वापस रिपीट कर देता हूँ, तीन बातें आपको याद रख लेनी है। पहला तो हमारे पास में ये जो यूनिट वेक्टर हैं वो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, एक बात तो ये बात ध्यान में रखनी है। आई केप हमारा एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे केप हमारा वाई डायरेक्शन को करेगा, और के केप हमारा जेड डायरेक्शन को करेगा। क्या इतनी बात हमको समझ में आती है, एक तो ये काम करना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि इनके मैग्नीट्यूड हमेशा 1 1 1 1 ही होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड 1 ही होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में जितने भी ये ऑल दीज वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपस में तीनों के तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही। इतनी बात समझ में आती है। और ये तीनों के हमने फिगर विगर बना लिए। ये पूरा नोट कर लिया कि भैया आपने कर लिया, कर लो। सर कर लिया। चलो जी, इसके आगे अगर अपन चले हैं तो ये हमारा आगे, तो दो हमारे पास और बच गए हैं। कहाँ तक पहुंचे अपन, इसमें 10 बना लिए ना, दो और लिख लीजिए आप। एक होता है हमारे पास में पोलर वेक्टर। क्या होता है, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख दीजिए क्या होते हैं वो अभी बताते हैं एग्जांपल के देके। द वेक्टर व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। इसका जो एग्जांपल है वो आप लिख लीजिए, जितने भी हमारे पास में, जैसे डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता, पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया तभी तो यहाँ तक पहुंचेगा वो, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये हमारा पोलर, हमारा ये पोलर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई बोला फोर्स बोला, तो फोर्स के अंदर भी होता है ना, जैसे अगर ये कोई बॉक्स है तो इसके अंदर भी ऐसे लगता है फोर्स, तो उसका भी कोई ना कोई पॉइंटेड होता है ना, किसी पॉइंट पे वो लग रहा होता है। ये बात भी हमको समझ में आती है। इसी तरीके से और वेलोसिटी मान लीजिए, तो वेलोसिटी का भी यही है, वेलोसिटी के अंदर भी भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या इधर कोई v1 है कि या इधर v2 है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि यहाँ से आपने वेलोसिटी को शुरू किया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हमारे क्या है,
पोलर वेक्टर के एग्जांपल है, जिनके के अंदर कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब देखना स्टार्टिंग पॉइंट किन में नहीं होता, दूसरे हमारे होते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, एक्सियल वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये 13 आएगा ना, अगर मैं आपसे ये कहूं है, अच्छा 11 आएगा क्या? ये लो जी, इसको 11 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, ये 11 और ये 12। एक्सियल वेक्टर का ध्यान से देखना क्या चीज होती है हमारे पास ना, अगर कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, अगर कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, किस तरीके से करे? ध्यान से देखना। अगर कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, इस तरीके से कोई चक्कर काट रहा है, ठीक है, इस तरीके से चक्कर काट रहा है, और इसके अंदर मुझे अगर किसी पार्टिकल की मोशन को दिखाना है, तो ये पार्टिकल यूं चल रहा है, यूं चल रहा है ना, इधर ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन है, लगातार वो चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। मुझे बताइए इस टाइम पे जो वेलोसिटी है ना, उसका नाम एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। पहले जो ये थी ना अकेली, जब ये अकेला कभी सीधी लाइन में मोशन कर रहे हैं, इसको अपन लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो तो लीनियर वेलोसिटी है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। जब भी आप गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम है उसका? एंगुलर वेलोसिटी। मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे कहानी शुरू हुई, कहीं पर भी ये चलते 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 पूरा सर्कल चक्कर काट रही है ना, ऐसे केस में ध्यान से सुनना, ऐसे केस में जो डायरेक्शन होगी ना किसकी? एक्सियल वेक्टर की। वापस से बात सुनना, क्या बात कर रहे हैं अपन? पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोलर वेक्टर के अंदर डायरेक्शन किधर होती है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां लग जाता है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हो, लेकिन एक्सियल वेक्टर में किधर डायरेक्शन रखोगे? एक बात सुनना, एक्सियल वेक्टर तो गोल गोल चक्कर में काम होता है सारा। अब सपोज एक चीज आपको ध्यान अगर हो, अरे वो देखा है तुमने कभी अपन ने उसके धागे के पत्थर बांधा और उसे चक्कर को ऐसे पकड़ के घुमाया हो? कभी धागे के पत्थर बांध के हमने चक्कर घुमाया तो बताओ, अगर वो धागा एकदम से छूटा या टूट गया, बताओ किधर जाता है? पार्टिकल किधर जाता है? अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया है और वो किधर जाता है, जैसे यहाँ छूट गया तो वो इधर ही भाग जाता है, और अगर यहाँ छूट गया तो इधर भाग जाता है, यहाँ छूट गया तो इधर। जहां छूट जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो वहीं के वहीं सीधी लाइन में चला जाता है, जहां वो टूट गया वहीं का वहीं सीधी लाइन में चला जाता है। एग्री और नॉट? सही बात है। अब एक बात बताइए, तो इसकी डायरेक्शन किधर मानोगे आप? यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है वो मतलब किधर मानोगे? इधर मानोगे, इधर मानोगे, कहाँ मानोगे? वो तो सब तरफ ही है फिर। बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं? क्या अपन पढ़ रहे हैं एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर के अंदर हम डायरेक्शन सोच रहे हैं, लेकिन अगर एक्सियल, हाँ 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 बताओ सर ये जो आपने बताया, हाँ। ये उल्टे डायरेक्शन में भी तो जा सकता है। उल्टी डायरेक्शन मतलब अगर हम जिधर घुमा रहे हैं उसके हिसाब से, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इधर इधर ही जाता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तब ये इधर जा सकते हैं, इधर जा सकता है, 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 तो फिर वो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आप डायरेक्शन किधर मानोगे? ये तो सब तरफ ही आ गई डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर मानोगे? है ना? उसके अपोजिट का डायरेक्शन मान लें। नहीं, अपोजिट नहीं मानेंगे। हमने यहाँ जो मान रखा है वो मैं बता देता हूँ। ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। पहली बात, ये किस में आ जाते हैं? एक्सियल कैटेगरी में। और एक्सियल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो सर्कल है, जिस सर्कल में आप घूम रहे थे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कौन होता है? जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब इसका ध्यान से एक बार मस्त तरीके से और सुनना। अगर मेरे पास ये सर्कल बना दिया मैंने, बोर्ड पे देखते रहना, सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपको याद है? हमने डिफरेंशिएशन में मैंने बता दिया था, ओमेगा को ये अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे, है ना? तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके पास, एक पार्टिकल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 चक्कर काट रहा है। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप बताएंगे ये जो एक्सिस है ना हमारी, ये जो हमारी सर्कल है जिस सरफेस में घूम रहा है, इसका जो परपेंडिकुलर है ना, सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब रोटेशन की एक्सिस, इस लाइन के अबाउट ही चक्कर काट रहा है वो, ये जो मेन लाइन है इसके अबाउट ही चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। तो ये जो लाइन हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है कौन? इसी डायरेक्शन में होता है कौन? एंगुलर वेलोसिटी। कौन होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पहली बात तो इसमें लैंग्वेज देखो, फिर आपको समझाते हैं। ये हमारा आ जाएगा, these vectors नोट these vectors are used in rotational motion, rotational घूमना,
रोटेशनल मोशन, पहली बात तो इनका काम ही रोटेशन वाले मोशन में ही है, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन की जो एक्सिस है, रोटेशन की एक्सिस कौन सी मानी जाएगी, जो भी आप सर्कल घुमा रहे हैं उसका जो सेंटर है ना, उस सेंटर से एक लाइन पास करनी है परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, वही हमारी क्या हो जाएगी, एक्सियल डायरेक्शन हो जाएगी, उस एक्सियल डायरेक्शन में ही हमारा ओमेगा है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, इसमें भी ऊपर लेना है या नीचे लेना है, भाई डायरेक्शन या तो ऊपर मानोगे या तो नीचे मानोगे, ये भी तो चक्कर पड़ेगा ना। बढ़िया चल रहा है, नई चीज सीखने को मिल रही है ना, ध्यान से सुनते जाना, बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी ये एक्सियल वेक्टर पे तो पूरा हमारा ये जो गोल गोल घूमने का चैप्टर है ना, रोटेशनल मोशन, ये जो रोटेशनल मोशन, इस पे एक चैप्टर है, इस पे तो हमारा एक पूरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन में, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन, हम पूरी डिटेल से बातें करेंगे। पर ये जो स्टार्टिंग में सबके नाम बताते जा रहा हूँ मैं, थोड़ा बेसिक बेसिक बताते जा रहा हूँ, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे इंटरेस्ट आएगा, अरे यार इसका नाम सुना हुआ है, अच्छा ये तो घूमने वाला होता है, और इसमें तो इधर ओमेगा जो होता है ना इनका, ये एक्सियल वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है, तो आपको बड़ा याद आ जाएगा उस टाइप पे। तो इन चीजों को बहुत इंटरेस्ट लेके आपको काम करना है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये वाली बात हो गई। अब मैं बता रहा था इसमें कि ऊपर मानेंगे या नीचे मानेंगे, ऊपर मानेंगे या फिर नीचे मानेंगे, तो इसके लिए क्या दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना। अगर सपोज आपका पार्टिकल इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, ऐसे, अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन, इसमें से कोई से घूम सकती है, कभी ऐसे घुमा रहा होगा कोई बंदा, या कभी ऐसे घुमा रहा होगा कोई बंदा, ठीक है। आपको करना क्या है, जिधर भी घूम रहा है ना उधर हाथ रख लो, जैसे अगर ऐसे घुमा रहा है तो आप ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, और अगर बंदा ऐसे घुमा रहा है तो ऐसे हाथ रख लो, समझ रहे हो, दिख रहा है कि भैया आपको, जिधर भी डायरेक्शन है उधर ही आप हाथ रख लो, ठीक है। एक बार इसको मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, देखो भैया दिख रहा है कि आपको स्क्रीन, यस सर। ठीक है। अगर सपोज कोई बंदा इस तरीके से घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है, तो ये ऐसे घुमा रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, इधर डायरेक्शन रख ली और इधर डायरेक्शन रख ली, तो देखो क्या अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये अंगूठा ही हमारा क्या है, ये डायरेक्शन ही हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी एंगुलर वाली चीजें है ना, एंगुलर वेलोसिटी आप समझ लीजिए, एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, जितनी भी इस तरीके की क्वांटिटी जाएंगी वो सारी हमारी किधर हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी। अब अगर आप ये इस तरीके से घुमा रहे हो तो डायरेक्शन हो गया इसका ऊपर, लेकिन अगर आपने ऐसे घुमा दिया तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड लिया और जिधर घुमा रहे उधर अंगुली की डायरेक्शन कर दो, और जो अंगूठा आएगा वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की, या जो भी एंगुलर जो भी एक्सियल वेक्टर है उसका उसकी डायरेक्शन बता देगा। समझ में आएगा, ऐसे घुमा के नीचे की तरफ। तो आपका ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इतनी बात समझ में आती है। और उसका हम राइट हैंड थंब रूल से आंसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो एक लाइन इसके अंदर आप ऐड कर लो, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। बताओ भाई, ये समझ में आएगा, राहुल समझ में आएगा, राइट हैंड थंब रूल आराम से समझ में आया, डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन, या फिर जितने भी हमारे एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर के एग्जांपल हैं, लिख लो इसके अंदर आप, एंगुलर वेलोसिटी या फिर हम इसमें लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एक नया वर्ड और आप सुन लीजिए यहाँ पे, टॉर्क। क्या नाम है इसका, टॉर्क। ये होता है एक तरीके से हमारे घूमती घूमती अगर चीज पे कोई फोर्स लगता है, या फिर ऐसा कोई फोर्स जो किसी चीज को घुमा दे, ऐसा कोई फोर्स जो किसी चीज को घुमा दे, उस फोर्स का नाम ही टॉर्क होता है, ठीक है। क्या क्या प्रिया, क्या बताया मैंने, टॉर्क सर जिस डायरेक्शन में घुमा दे, ऐसा कोई फोर्स, टॉर्क फोर्स से कनेक्टेड है, टॉर्क किससे कनेक्टेड है, फोर्स से कनेक्टेड है, ऐसा कोई फोर्स जो किसी चीज को घुमा दे। जैसे एक बार देखना, अगर मेरे हाथ में ये है ना, ये मैंने ले रखा है पेन, अब मुझे इसको अगर घुमाना है, तो अगर मैंने सपोज यहाँ से फोर्स लगा दिया, तो बताओ ये घुमा कि नहीं घुमा, ये घूम रहा है, ये घूम के इधर आ गया, बताओ। yes. तो ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है इसको, ये इसको टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा है, कौन, ये जो मैंने फोर्स लगाया, ये इधर से फोर्स लगाया और ये ऐसे जाते 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 इधर घूम गया है। इस तरीके से जो चीज घुमाने में जो फोर्स काम आते हैं वो हमारा उससे टॉर्क निकलता है। तो ये भी एंगुलर ही हो गई, ये भी एक्सियल वेक्टर हो गए। तो एक्सियल वेक्टर में इसमें भी टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बताओ टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, इधर घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, अंगूठा किधर आ रहा है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, और अगर ऊपर कर रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। बताओ क्या एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन आप निकाल लेंगे आराम से, चैप्टर आएगा उस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। ये हमारा इस तरीके से एक बार के लिए पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर की कहानी होती है खत्म। और लगभग टाइप्स ऑफ वेक्टर में तो हमने पूरी बातें खत्म कर दी, समझ में आती है इतनी बात।
अब Yes, इसके sir. बाद जो हमको ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टॉपिक हम आज का ले रहे हैं। अभी भी देखो थ्योरी की चीजें चल रही है, आज हमारा थोड़ा सा एक आधा न्यूमेरिकल आने के चांसेस है इसमें। अब हम जो बातें करेंगे वो हम बात करेंगे, आपने वो देखो ये वो पढ़ा था ना, अपन ने क्या पढ़ा था कि वेक्टर और स्केलर के टाइम पे पढ़ा था, जब वो नया टॉपिक शुरू हो रहा है अब उससे, है ना। अभी तक हमने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आपने स्केलर और वेक्टर में जाके ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी होगा तब, ये मैं आपको दिखा देता हूँ या आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था ना, स्पेशल लॉ को फॉलो करता है, स्पेशल लॉ को फॉलो करता है, Yes, ये sir. पढ़ा था अपन ने। ये लो, अच्छा वो टेबल तो इसमें आई ही नहीं थी, ओके चलो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। हमारे पास हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे स्केलर और वेक्टर है वो वेक्टर होते हैं ना, वो ऐसे आसानी से नहीं जुड़ते, ऐसे आसानी से वो जुड़ते नहीं है। तो कैसे जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं थोड़े स्पेशल लॉ के थ्रू, है ना, स्पेशल लॉज के थ्रू वो जुड़ते हैं। वो स्पेशल लॉ क्या है वो हम पढ़ने वाले, वो स्पेशल लॉ कौन से हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। वेक्टर लॉ के एडिशन के जो स्पेशल फॉर्मूलाज थे या स्पेशल तरीके थे वो अब हम पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो हमारे पास में ये Yes, जो sir. है मेथड दो तरीके के होते हैं। किस किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। कैसा होता है, ग्राफिकल Graphical. मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको अपन जियोमेट्रिकल भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड भी अपन इसको बोलते हैं। और दूसरा जो इसमें होता है हमारे पास में एनालिटिकल मेथड। क्या होता है हमारा, एनालिटिकल मेथड। Analytical. ये दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन के। ये है वो स्पेशल फॉर्मूलाज, इसके अंदर अपन स्पेशल जो बात करेंगे। जियोमेट्रिकल में और ग्राफिकल में देखो नाम से समझ में आ रहा है। ग्राफिकल का क्या मतलब हो गया, ग्राफिकल का तो मतलब हो जाएगा हमारे पास में अपन ग्राफ बना के किसी तरीके से उनकी कैलकुलेशन करेंगे। जो भी हमारे पास में वेक्टर वगैरह की एडिशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ड्रॉ करके करेंगे। ज्योमेट्रिकल मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉइंग के थ्रू हम उन चीजों को दिखाएंगे कि ऐसा वेक्टर आ गया, ऐसा वेक्टर आ गया, इन दोनों को अब अपने को वेक्टर एडिशन करना है। इस तरीके से ध्यान से सुनते जाना आप। उसके बाद हमारी कहानी आती है एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में अपन फॉर्मूला की बातें करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास में। इसमें अपन फॉर्मूला से बातें करेंगे और ग्राफिकल के अंदर अपन किसकी बातें करेंगे, सीधा अपन किसी भी तरीके की ड्रॉ करके उनकी या शेप बना करके उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, कितनी कहानी समझ में आती है। तो सबसे पहला अपन यहाँ Yes, sir. पढ़ेंगे ग्राफिकल अभी। और ग्राफिकल के अंदर हमारे पास में होते हैं तीन तरीके के एडिशन। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सही है। चलो जी, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, हाँ ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड के अंदर ही हमारे पास में इसी को बोल देते हैं अपन जियोमेट्रिकल मेथड। क्या बोलते हैं इसको अपन, जियोमेट्रिकल Geometrical. मेथड। और इसके अंदर अपन ड्रॉ करके और उस तरीके से अपन इनको सोल्व करेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली इसमें, ज्यादा कैलकुलेशन के थ्रू काम नहीं करेंगे। और एनालिटिकल मेथड के अंदर अपन फॉर्मूला और इन सब की कैलकुलेशन से बातें करेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये जो कहानी शुरू हो रही है वो 1 नंबर की शुरू हो रही है। ठीक है, ये जो है हमारी पहली कहानी है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल वाला प्रोग्राम। ज्योमेट्रिकल बोल दो या ग्राफिकल मेथड बोल दो। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास में 3 मेथड अवेलेबल है। ग्राफिकल में कितने मेथड अवेलेबल है हमारे पास में, 3। पहला हमारे पास में ट्राइंगल लो है, दूसरा हमारे पास में पैरेललोग्राम लो है, और तीसरा हमारा पॉलीगॉन लो है। ठीक है, उसमें पहला है हमारे पास में ट्राइंगल लो। उसमें कैसा है, पहला है हमारा ट्राइंगल लो। इसकी अपन बात कर लेते हैं, ध्यान से देखते जाना। होता पता है क्या है, जब भी हम किसी तरीके का कोई वेक्टर, अगर सपोज इस तरीके से दे रखा है हमको, ध्यान से देखना, ये मेरा कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है। और दूसरा सपोज मैंने ऐसे कहीं रैंडमली ले रखा, ऐसे ले रखा, ये हमारा बी वेक्टर। ट्राइंगल लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत आसानी से देखना, आपके स्कूल में भी आ सकता है आराम से। इसका कोई एंगल बना के दे रखा है हमको, ये लो कोई इस तरीके का एंगल बना रखा है। ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। इन दोनों का हमको वेक्टर एडिशन करना है। क्या करना है हमको, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। इन दोनों का हमको क्या करना है, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन करते टाइम पे अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से हमको करना क्या है, एक वेक्टर को लिख दिया ऐसे कैसा, दूसरा वेक्टर इसके पास में लाके लिखना है। दूसरा वेक्टर भी इसके पास में, जैसे कि मैंने बनाते टाइम पे ऐसे बना दिया कि ये मेरा पहला वेक्टर है, और ये जो दूसरा वेक्टर है ना बी वाला, ये तो ये वेक्टर है, उसको भी मैं उठा के ए से लाके रख, ये लो भाई, वो जो भी है वो थीटा बीटा एंगल बना रखा उसने, उसकी अलग बात है। बताओ, ये मैंने बी वेक्टर को ऐसे उठा के लाके रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अपन शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब ये वेक्टर लो का ये जो ट्राइंगल लो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपने एक वेक्टर ए बना दिया है और उसके साथ में दूसरा वेक्टर बी है,
अगर ये दोनों किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ध्यान से सुनते जाना, अगर ये दोनों किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, तीसरी साइड ये बच गई ना, तीसरी साइड ये बच गई है ना, जिसमें से दो साइड को तो कौन रिप्रेजेंट कर दे, दोनों वेक्टर जिनको आप जोड़ना चाहते हो, दोनों वेक्टर जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो तीसरी साइड होगी ना, तीसरी साइड वो हमारे इन दोनों के रिजल्टेंट को वो रिप्रेजेंट करेगी। रिजल्टेंट बोले तो इन दोनों का जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसका नाम रिजल्टेंट है। तो ये जो तीसरी लाइन है ना हमारे ट्राइंगल की, वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसमें देखो कैसा चल रहा है, ऐसे रेगुलर चल रहा है, ये पहले एरो इधर हो गया, फिर बैक टू बैक आगे एरो हो गया, इसमें ऐसे एरो नहीं बनाना, ये नहीं, ये R4 रिजल्टेंट है, ये ऐसा नहीं करना। इसमें क्या कर देना हमको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और फिर आपको सी वेक्टर को, ये जो आर वेक्टर आएगा उसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। किसमें लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। किसमें लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। तब ये जो आपका आर वेक्टर है वो पता क्या चीज है, ये आर वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन। आर वेक्टर क्या चीज है हमारा, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन। इसका यूज कैसे करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आएगा आपको। ये अभी तक की कहानी समझ में आई क्या, वापस से रिपीट कर रहा हूं एक बार, है ना, तसल्ली से देखना। अगर हमारे पास में कभी कोई एक वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है, अगर वो दोनों किसी एक ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम उन दोनों को ट्राइंगल की साइड के हिसाब से अरेंज कर लें, तो जो तीसरी साइड होगी ना, और वो भी अपोजिट ऑर्डर में, भाई दो की डायरेक्शन तो बैक टू बैक ही है, सीधी की सीधी फेंक दी आपने, फिर आगे भी सीधी फेंक दी, तीसरी को आप अगर अपोजिट ऑर्डर में ऐड कर दें, तो तीसरी डायरेक्शन क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों के रिजल्टेंट को। तीसरी डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों के रिजल्टेंट को। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स, प्रिया पढ़ना। If two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order. यहां तक, अब रुक जाना, देखो क्या लिखा हुआ है, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल। बताओ, दो हमारे पास में ट्राइंगल की साइड से अगर आपने दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है, किस किस में, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। मैग्नीट्यूड तो जो भी है वो आप लिख ही दोगे, लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या बोला है, उन दोनों की डायरेक्शन किस में ले लेना, आप सेम ऑर्डर में ले लेना। उन दोनों की डायरेक्शन किस में ले लेना, सेम ऑर्डर में ले लेना। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड, भाई जो भी उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बताओ समझ में आई क्या बात, प्रिया समझ में आई क्या, सेंटेंस समझ में आ रहा है। जो ट्राइंगल लो है उसका जो हमने वो बनाया है, हमारा स्टेटमेंट जो तैयार किया वो कितना आसान है, देखना आराम से आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दो साइड को ही हमने अगर वेक्टर की दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, दो वेक्टर दो साइड, तो बाकी जो तीसरी साइड होगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को, इन दोनों के रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट का मतलब है इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। और उसकी जो एरो लेनी है वो किधर लेनी है, रेगुलर ऑर्डर में नहीं लेनी, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। किस में लेनी है, रेगुलर ऑर्डर में नहीं लेनी, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। टेल से टेल मिलाने के लिए अभी नहीं मिलाना, जब भी आप ट्राइंगल लो सोल्व करेंगे तो आपको टेल से टेल नहीं मिलाना, बैक टू बैक मिलाना है। कैसे मिलाना है, बैक टू बैक मिलाना है। इतनी कहानी समझ में आती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, सीधा, अभी स्कूल के एग्जाम की बात करें तो सीधा आ जाएगा, एक्सप्लेन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पक्की बात है, ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ में से तो एक आधा पक्का आता है, इन दोनों में से एक आधा पक्का तैयार है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्सप्लेन करो, पैरेललोग्राम लॉ एक्सप्लेन करो, आपको यही करना है। सेंटेंस लिख देना है, उसका स्टेटमेंट आ गया और ये एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में फॉर्मूला भी आएगा, वो अभी अपन एनालिटिकल मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। बताओ शुरू करें, ये आप नोट कर लेना, उसी में से ही पीडीएफ में से नोट कर लेना। आप पीडीएफ अभी तक नोट कर लिया बाकी आपका? यस सर। तो देखो मैं अगले पे चलता हूँ। अगर यहाँ हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और ये लो जी, ये ले लिया हमने क्वेश्चन। ये लो जी, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। A girl moves in 3 मीटर towards east। समझ में आती है बात, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, बिल्कुल जैसा बोले ना वैसे वैसे फिगर बनाते जाना। न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं हमारे पास में। 3 मीटर ईस्ट में जानी है, ईस्ट वेस्ट जानते थे अपन, ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा साइड में दिखाने अपन। इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। किधर भेजूं, 3 मीटर ईस्ट में भेजना है। ये लो जी 3 मीटर ईस्ट में भेज दिया। समझ में आया, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे।
देन शी टेक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेफ्ट। बताओ जी, अगर ये ऐसे चलते चलते ऐसे सीधा जा रहा है, चलते चलते अगर ये 90 डिग्री लेफ्ट करेगी तो बताओ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ या नीचे की तरफ? लेफ्ट किधर होगा? हाँ प्रिया बताना। सर नीचे की तरफ। देखो देखिए, ऐसे ऐसे खुद को ऐसे लेके जाके ऐसे आगे लेके जाओ, फिर लेफ्ट इधर आएगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ आएगा, मुन्ना इधर की तरफ लेफ्ट आएगा, इसमें करके देखना। ये हमारा, और ये देखो बोल भी दिया इन्होंने, टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ। कई बार नाम नॉर्थ ना भी दे तो ये 4 मीटर का नॉर्थ की तरफ आ गया। बताओ इतनी कहानी समझ में आती है? ओके, अब क्या बोल यस रहे हैं भाई सर। साहब? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल पॉइंट से, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपको बताया नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ। अगर आपने इनिशियल पॉइंट जो भी पकड़ा है उससे लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी होती है ना, सीधी डिस्टेंस होती है, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? इनिशियल पॉइंट से लेकर के डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है। अगर आपको पिछली क्लासेस का याद हो तो ऐसे पढ़ा ना अपने डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास में जो यस होता था सर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ, क्या आपसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, आपको ये वेक्टर दे दिया है, दूसरा वेक्टर ऐसे दे दिया है, और तीसरा वेक्टर पूछ लिया है, क्या इसमें ट्राइंगल लॉ का फील आ रहा है? कि देखो दो तो रेगुलर हो गए, ए वेक्टर तो रेगुलर हो गया, ये बी वेक्टर भी रेगुलर हो गया, और जो तीसरा वेक्टर है क्या वो इनके रिजल्टेंट का फील नहीं दे रहा? क्योंकि तीसरी साइड भी है और अपोजिट ऑर्डर में भी है। बताओ बताओ, सही बात है कि नहीं? यस सर। तो अगर मुझे ये निकालना हो, ये आर वेक्टर, तो बताओ क्या कर सकते हैं अपन? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब ये तो ये साइड कैसे निकालोगे आप? मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको आर का। आर का क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड। निकालनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है। 4 ऑप्शन देख लो। अच्छा मैग्नीट्यूड तो सब में 5-5 मीटर दे रखा है, डायरेक्शन का ही खेल है सारा। तो मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालोगे पता है? पाइथागोरस थ्योरम। मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालोगे? आर का मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, वो तो आप समझिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, और ये रूट 25 आकर के 25 ये हमारा 5 आ गया। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है कि ये हमारा 5 मीटर आएगा। बढ़िया बात है। अब बात बची डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लेना। होता क्या है कि अगर आपने ये वाली एंगल ले लो, इसका नाम एंगल अल्फा ले लो आप, या थीटा ले लो, अल्फा थीटा कुछ भी ले लो एक बार के लिए, चलो थीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्शन निकालते टाइम पे ये जो है ना, ये डायरेक्शन, डायरेक्शन में एंगल ही निकालते हो आप। क्या निकालते हो डायरेक्शन में? डायरेक्शन क्या निकालना है? एंगल ही निकालना एंगल। है। तो आपको ये एंगल निकालना है। अब बताओ, आप इस एंगल को निकाल सकते हो क्या? आपको निकालना है, और आप इसमें भी निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो सपोज, या साइन थीटा निकाल लो, या कोस थीटा निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो। अगर एक ट्राइंगल में आपको याद है 3 4 5 वाला ट्राइंगल, 3 4 5 वाला ट्राइंगल याद है? हैं? यस याद है? सर। अगर आप उससे कंपेयर कर लो, इसको लो, देखो बना देते हैं। उसमें मैंने ऐसे बताया था 37 लिख के सामने 3 लिख दो, 37 लिख के सामने 3 लिख दो, बेस में 4 लगा दो और यहाँ 5 लगा दो। बताओ ये चीज यहाँ काम कर रही है क्या? ये हाँ, ये कितना होगा फिर ये बताना, ये कितना होगा? यहाँ सर तो 30। 37 नहीं हो सकता, ये 37 नहीं हो सकता क्योंकि सामने 3 नहीं है। ये 37 नहीं हो सकता, सामने 3 नहीं है। ये 37 हो तो चलेगा क्या? इसके सामने 3 आ गया ना, तो ये तो है 37, तो ये कितना हुआ हमारा? 53 हुआ। आई बात समझ में? तो आप डायरेक्ट इस चीज को, अगर आपको वो याद है तो डायरेक्ट आप देखें इस चीज को कि जो एंगल है वो हमारा 53 डिग्री है। लेकिन ये 53 डिग्री किधर है? एक बार के लिए ये लो बना लो भैया, ये तो आपका ईस्ट। अब वो चीज याद आएगी आपको जो चीज मैंने कराई थी, ये 50 डिग्री। अब इसका नाम बताओ, 5 न्यूटन। ऑप्शन देख लो और बताओ कौन सा ऑप्शन सेट होना चाहिए यहाँ पे। 50 डिग्री ये तो फिगर रहा, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार के लिए बता दो जी कौन सा आंसर सेट होगा। हाँ प्रिया बताना। सर क्या? ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, जिसके अंदर से मैग्नीट्यूड 5, चारों ऑप्शन के अंदर 5 मीटर दे रखा है, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो 53 37 कुछ दे रखी है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे कुछ दे सर रखा है। ए वाला होगा। 5 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ना? यस सर। बताओ भाई, हो जाएगा नहीं होगा? तो ये फिर मिसप्रिंट है यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ की जगह होना चाहिए, क्योंकि देखो यही होता था, एंगल उसके साथ बनता था बाद वाले के साथ, एंगल बाद वाले के साथ बनता था, तो ये बनेगा हमारे पास में 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर इसको एक चेंज कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा हमारा
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताओ जी, समझ में आई कहानी? तो ये चीज है इसका आंसर, ठीक है। इस Yes, तरीके sir. से इनके न्यूमेरिकल इस तरीके के सोल्व होंगे हमारे। समझ में आया क्या ट्राइंगल लॉ के अंदर अपन ने क्या बात की, उसका यूज कैसे करना है? ठीक है, अभी तक अपन Yes. बिल्कुल एक लाइन वाइज बातें कर रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए, ट्राइंगल लॉ के अंदर अपन क्या बात करेंगे कि अगर दो साइड ट्राइंगल की वेक्टर रिप्रेजेंट कर दे तो तीसरी साइड को रिप्रेजेंटेशन किसका मिलेगा? रिजल्टेंट वाला मिलेगा। रिजल्टेंट वाला तीसरी साइड है, और उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? रेगुलर नहीं होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। अगले लेक्चर में अपन पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीग्राम, ये जो पॉलीगन लॉ है वो बात करेंगे।